नमस्कार दोस्तों, ये है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। इसके पहले वाले पार्ट में हमने चर्चा की थी कि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध में विचारधारा की लड़ाई क्या थी और क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दो ध्रुवीय विश्व के बारे में। अभी तक हमारे सामने जो पिक्चर इमर्ज होकर के आई थी वो ये थी कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ लग जाती है और इन दोनों में संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था शीत युद्ध का। अब ये जो संघर्ष था वो सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि विश्व के बाकी देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी विश्व दो खेमों में, दो ध्रुवों में, या यूं कहें दो गुटों में विभाजित हो जाता है। एक तरफ वो देश होते हैं जो अमेरिका का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ वो देश होते हैं जो सोवियत संघ का समर्थन करते हैं। इसी को हम कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व। अगर हम बात करें कि ये जो विभाजन होता है ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये सबसे पहले होता है यूरोप में। यूरोप में अगर हम कंट्री की बात करें तो जर्मनी में, और बिल्कुल प्रिसाइज जगह की बात करें तो बर्लिन में। आपने सुना होगा बर्लिन की दीवार के बारे में। तो यूँ समझ लीजिए कि जो बर्लिन की दीवार थी उसके पश्चिमी साइड जो देश थे उसमें से अधिकतर देशों ने अमेरिका का समर्थन किया, और जो बर्लिन की दीवार के पूर्वी साइड पे देश थे उसमें से अधिकतर देशों ने सोवियत संघ का समर्थन किया। तो चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन की। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश थे उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया और इसीलिए हम इन्हें पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इसमें जो देश शामिल थे वो काफ़ी पावरफुल कंट्रीज थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे एटसेट्रा। इन कंट्रीज को हम पहली दुनिया के देश भी कहते हैं। इन्होंने एक सैन्य संधि संगठन भी बनाया था, उसका नाम था नाटो। इसकी चर्चा हम डिटेल में आगे करेंगे। बात करें पूर्वी गठबंधन की, तो जैसे कि मैंने बताया था बर्लिन की दीवार की जो पूर्वी साइड पे देश थे यानी पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन अधिकतर देशों ने सोवियत संघ का समर्थन किया था और इसीलिए हम इसे पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें जो शामिल देश थे वो थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। इन्हें हम दूसरी दुनिया के देश भी कहते हैं और इन्होंने एक सैन्य संधि संगठन बनाया था जिसका नाम था वार्सा संधि। अभी हमने चर्चा की पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के देश। हम विश्व को मेनली 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं, पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देशों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे कि ये जो छोटे देश थे ये महाशक्तियों से क्यों जुड़े। यानी लड़ाई तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में थी, तो ये इन्होंने जाकर के इनका समर्थन क्यों किया। इन्होंने इनका समर्थन अपने खुद के फायदे के लिए किया। इन्हें क्या क्या फायदे मिल रहे थे? नंबर 1 सुरक्षा का वायदा मिल रहा था, नंबर 2 हथियार मिल रहे थे और नंबर 3 इन्हें आर्थिक मदद मिल रही थी। सुरक्षा के फायदे की अगर बात करें तो अगर किसी छोटे देश पे कोई कंट्री अटैक करता है तो वो जिस गठबंधन का हिस्सा है उस महाशक्ति से वो हेल्प ले सकता है, तो इसलिए इन्हें सुरक्षा का वायदा मिल रहा था, हथियार और आर्थिक मदद मिल रही थी, जिसके कारण ये महाशक्तियों से जाके जुड़े। अब चर्चा करेंगे शीत युद्ध के दौरान किए गए सैन्य संधि संगठनों के बारे में। शीत युद्ध के दौरान 4 महत्वपूर्ण सैन्य संधि संगठन बनाए गए जिनके नाम थे नाटो, वार्सा संधि, सिएटो और सेंटो। इसमें से जैसे अभी हमने बात की थी पश्चिमी गठबंधन की, और मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी गठबंधन के देशों ने नाटो फॉर्म किया था। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछी गई है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है। हिंदी में बताऊं तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी गठबंधन के देशों ने बनाया था। इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1949 में और इसमें कुल 12 देश शामिल थे। आपको पता ही होगा कि पश्चिमी गठबंधन के देश किसका समर्थन कर रहे थे?
अमेरिका का। तो यानी ये किसका सैन्य संधि संगठन हुआ? ये था अमेरिका के द्वारा पश्चिमी गठबंधन के देशों द्वारा बनाया गया संगठन। इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि यदि किसी भी कंट्री पे अटैक होता है, यानी मेंबर कंट्री पे अटैक होता है, तो बाकी सब भी मिल करके उसका जवाब देंगे और जो भी इसमें देश शामिल हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब जब अमेरिका नाटो बनाता है तो सोवियत संघ सोचता है कि इसके जवाब में मुझे भी कोई सैन्य संधि संगठन बनाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा, अमेरिका ज़्यादा फास्ट अपना काम कर रहा होता है और कहीं ना कहीं सोवियत संघ थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है। उसको 5-6 साल लग जाते हैं और वो जो सैन्य संधि संगठन बनाता है उसका नाम होता है वार्सा संधि। ये बनता है 1955 में, और जबकि नाटो कब बना था? 1949 में। तो वार्सा किसके द्वारा बनाया गया? सोवियत संघ के द्वारा। कौन से देश शामिल थे इसमें? पूर्वी गठबंधन वाले। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। अगर ये पूछा जाए कि किन्हीं 3 या 4 कंट्रीज के नाम बताइए जो नाटो में शामिल थे, तो कौन से कंट्रीज होंगे? यानी पश्चिमी गठबंधन वाले, जिसमें कि कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली एटसेट्रा। टोटल 12 थे। वार्सा संधि की अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो आप बताएंगे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया एटसेट्रा। अब अमेरिका ने सोचा कि मैंने यूरोप में तो एक सैन्य संधि संगठन बना लिया है, तो अब थोड़ा सा रुख किया जाए एशिया की तरफ। तो वो एशिया में 2 सैन्य संधि संगठन बनाता है। एक का नाम होता है सिएटो और दूसरे का सेंटो। यानी जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अमेरिका सैन्य संधि संगठन बनाता है वो था सिएटो। इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, सिएटो, सेंटो तीनों की फुल फॉर्म्स बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में अगर बताऊं तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ये अमेरिका द्वारा बनाया गया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ। दक्षिणी पूर्वी एशियाई कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान। बात करें सेंटो की, तो इसे हम बगदाद समझौता भी कहते हैं क्योंकि ये बगदाद में किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो पश्चिमी एशिया के देश, जिन्हें हम मिडल ईस्ट के कंट्रीज भी कहते हैं, मध्य पूर्व देश, या यूँ समझ लीजिए जो खाड़ी देश हैं जहाँ पे बहुत तेल वगैरह मिलता है, इसमें मेनली वो कंट्रीज शामिल थे। इसकी स्थापना की जाती है 1955 में और इसमें जो शामिल देश थे वो मेनली थे ईरान, इराक, टर्की एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका ने नाटो बनाया तो उसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा संधि की, तो क्या सिएटो और सेंटो के मुकाबले में सोवियत संघ ने कोई सैन्य संधि संगठन नहीं बनाया? नहीं, सोवियत संघ ने कोई सैन्य संधि संगठन तो नहीं बनाया, लेकिन उसने सोचा कि मैं एशिया के देशों के साथ अपने डायरेक्ट लेवल पे जो है संबंध मजबूत करता हूँ। तो सोवियत संघ ने कुछ देशों के साथ जो अपने संबंध मजबूत किए, उनमें मेन कौन कौन से थे? उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक। अब अगर बात करें कि जो महाशक्तियां थी तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल थी, तो इन्हें छोटे देशों की हेल्प लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से डिफरेंट है जो हमने पहले किया था। कौन सा क्वेश्चन था वो? कि छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ा। उसमें हमने 3 पॉइंट्स किए थे, उन्हें सुरक्षा का वायदा मिला था, हथियार मिले थे और आर्थिक मदद मिली थी। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे हम बात करें कि महाशक्तियाँ छोटे देशों से जाकर के क्यों शामिल हुई। इसके 5 इंपॉर्टेंट रीजन थे। नंबर 1, महत्वपूर्ण संसाधन। अभी कुछ देर पहले हमने सेंटो की बात की थी, जिसमें कौन से देश थे? खाड़ी देश, जहाँ पे बहुत तेल वगैरह मिलता है। तो यानी अगर ऐसे देशों के साथ आप कोई अपना सैन्य संधि संगठन बनाते हैं तो आपको जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो बड़ी आसानी से मुहैया हो सकते हैं। दूसरी बात, भू क्षेत्र, यानी आपको टेरिटरी मिल जाती है जहाँ से आप अपने हथियार और सेना का संचालन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैनिक ठिकाने। हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात की थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ क्यूबा को अपने सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहता है। इससे क्या इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है? यानी वो अमेरिका की जासूसी कर सकता था। तो यानी इन्हें सैनिक ठिकाने भी मिलते थे, जिससे कि जो महाशक्तियाँ थी वो एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे। आर्थिक मदद,
ये समझ लीजिए कि अगर कोई युद्ध की स्थिति बन जाती है और खर्चा वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तब भी उस स्थिति में भी छोटे देशों से आर्थिक मदद ली जा सकती है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विचारधारा का। कितने देश अमेरिका के साथ शामिल हो रहे हैं, कितने देश सोवियत संघ के साथ शामिल हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा भी लग रहा था कि कौन सी विचारधारा की जीत हो रही है। अगर ज़्यादा कंट्रीज़ अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं तो यानी पूंजीवादी विचारधारा की जीत हो रही है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके कारण महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ अपना गुट बनाने की ज़रूरत महसूस की। अब चर्चा करेंगे शीत युद्ध के दायरों के बारे में। तो शीत युद्ध के दायरों से क्या समझते हैं, यानी ऐसे एरियाज, ऐसे कंट्रीज या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे शीत युद्ध के दौरान या तो युद्ध की स्थिति बनी या वास्तव में युद्ध हुआ। तो हमने बात की थी क्यूबा मिसाइल संकट की, यानी यहाँ पे कैसे सोवियत संघ और अमेरिका की शिप्स आमने सामने आ गई थी और युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो यानी क्यूबा क्या था, ये एक शीत युद्ध का दायरा था। दूसरा अगर हम बात करें कोरिया में 4 सालों तक युद्ध चलता है, 1950 से लेके 1953 तक। कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड था और इन दोनों कंट्रीज़ में वॉर चलता है। अभी कुछ टाइम पहले हमने बात की थी कि सोवियत संघ ने कैसे सिएटो और सेंटो के मुकाबला करने के लिए कुछ कंट्रीज से अपने रिश्ते मजबूत किए थे। इनमें एक कंट्री था उत्तरी कोरिया, यानी कि ये जो कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई थी, ये सिर्फ इन दोनों कंट्रीज तक सीमित नहीं थी, बल्कि सोवियत संघ और अमेरिका में इसमें शामिल हो गए थे। सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया का समर्थन कर रहा था, यानी उत्तरी कोरिया का, और अमेरिका दक्षिणी कोरिया का समर्थन कर रहा था। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोरिया, ये जो दोनों कोरिया थे, इनके बीच में शांति बनाने के लिए। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता की भूमिका किस देश ने निभाई, तो उसका जवाब होगा भारत। और अगर सिर्फ यूं पूछे कि किसने निभाई मध्यस्थता की भूमिका, तो उसमें हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय 1952-53 यहाँ पे कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित नेहरू। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो शीत युद्ध के दायरे की अगर बात करें तो वो था बर्लिन की, जैसे हमने बात की थी कि वहाँ पे किस तरीके से बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी और वहाँ पे भी काफ़ी विवादास्पद जो है स्थिति बनी रही थी, संकट का जो है स्थिति बनी रही थी 1958 से लेकर के 62 तक। कॉन्गो की बात करें तो 1960s में वहाँ पे भी जो है एक संकट का माहौल बना हुआ था। अब अगर बात करें तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी थे जहाँ पे व्यापक जनहानि हुई, वहाँ पे काफ़ी युद्ध वगैरह हुआ और जनहानि काफ़ी हुई। तो वो थे कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान। तो यदि शीत युद्ध के दायरों की बात की जाए तो कौन कौन से हुए, क्यूबा, कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो, वियतनाम और अफ़गानिस्तान। अब ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में भूमिका किसने निभाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अब चर्चा करेंगे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न की। इसमें कहा गया है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों ही प्रतिक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रतिक्रियाओं के क्या कारण थे। अभी तक आपने ये सुना था कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों के लिए होड़ शुरू हो चुकी थी। दोनों ही जो महाशक्तियां थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जमा करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए। तो अब चर्चा करेंगे कि क्या सिर्फ ये जो शीत युद्ध था इसमें हथियारों की होड़ जो है ये ही शामिल थी, या इन शक्तियों ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिससे कि इन हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सके, यानी हथियारों पर नियंत्रण किया जा सके। तो ये भी हुआ था। तो पहले चर्चा करेंगे कि हथियारों की होड़ के क्या कारण थे। तो जैसे हमें पता है कि दोनों गुटों के बीच प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी और दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते थे, यानी डाउट करते थे। तो शंका की हालत थी कि कहीं एक गुट ने ज़्यादा हथियार तो जमा नहीं कर लिए। तो इस कारण दोनों ही साइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जमा करने में लगे हुए थे। और तीसरा ये समझ भी बन गई थी कि अगर हमारे पास ज़्यादा हथियार होंगे तो यानी जो दूसरा गुट है वो कहीं ना कहीं डरेगा अटैक करने से पहले। तो युद्ध से बचे रहने के लिए भी इन्हें लगा कि हथियारों को जमा करना ज़रूरी है। अब अगर चर्चा करें हथियारों पर नियंत्रण के क्या कारण थे, तो धीरे धीरे ये बात भी समझ में आने लगी थी कि हम जो अपरोध का सिद्धांत है उसको निभा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी संयम से काम लेने के बाद भी युद्ध हो सकता है।
और ये भी हो सकता है कि हम एक दूसरे की इंटेंशन ना समझ पाए, यानी एक गुट दूसरे गुट की इंटेंशन ना समझ पाए और उसमें युद्ध हो जाए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोई परमाणु हथियार चल जाता है तो वो एक दुर्घटना थी, ये कोई षड्यंत्र नहीं था। इस चीज़ का आप कैसे पता लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं दोनों जो महाशक्तियाँ थी उन्हें ये लगने लगा था कि ये जो परमाणु हथियार हैं इनका बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए जो दोनों गुट थे, दोनों महाशक्तियाँ थी, इन्होंने सोचा कि ये जो अस्त्र हैं, हथियार हैं, इन पे नियंत्रण लगाने के लिए कुछ हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 1960s में जो दोनों पक्ष थे ये 3 महत्वपूर्ण संधियां करते हैं। इनकी चर्चा करेंगे। नंबर 1 NPT, दूसरी थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और तीसरी थी NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। NPT क्या थी? न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसके अनुसार क्या कहा गया था कि जो न्यूक्लियर टेस्ट्स हैं ये इन पे बैन लगना चाहिए, यानी ये जो परमाणु परीक्षण है वो नहीं होने चाहिए। दूसरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये किससे संबंधित था? ये मिसाइल से संबंधित था। परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, प्रक्षेपास्त्र होते हैं मिसाइल, यानी ये मिसाइल्स को कहीं ना कहीं इन पे कंट्रोल लगाने के लिए ये संधि की गई थी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वो थी NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसमें कहा गया था कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है वो कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया गया क्योंकि इसमें उन कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था जिनके पास ऑलरेडी परमाणु हथियार थे। यानी इस संधि के अनुसार जिन कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते थे। जिन कंट्रीज़ के पास नहीं थे सिर्फ उन्हीं को इसमें जो है एक्सक्लूड किया गया था, यानी जो न्यूक्लियर टेस्ट थे उससे एक्सक्लूड किया गया था। सो ये था आपका पार्ट 2। बाकी का चैप्टर हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।